की उन्होंने डीसी महोदय रिटर्निंग ऑफिसर हिसार को एक ज्ञापन सौंपा है, उसके बारे में विषय में चर्चा अभी हमारे अधिवक्तागण सभी करेंगे। आपके मध्य में मौजूद हैं कैप्टन भूपेंद्र जी, वीर चक्र, प्रदेश के सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपके मध्य में मौजूद हैं राजीव मल्होत्रा जी, स्टेट बीजेपी के सह संयोजक हैं। आपके मध्य में मौजूद हैं परवीन जोरा जी, स्टेट बीजेपी के लीगल सेल के सह संयोजक हैं। आपके बीच में मौजूद हैं राजमहक राणा जी। ये सभी आपके प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देंगे और आपसे भी पूरी अपेक्षा है कि संयोजक मनाए रखेंगे और 1 बाय 1 अपने प्रश्नों का जवाब लेंगे। और आपके जवाब लेने से पहले, प्रश्न करने से पहले पूरी विषय को हमारे राजीव मल्होत्रा जी आपके सामने ब्रीफ करेंगे कि क्या मैटर था और आज हमने क्या प्रोसेस किया है। राजीव जी। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब मीडिया कर्मियों का यहाँ इस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। ये एक कंप्लेंट हमने आज फाइल की है बीजेपी प्रदेश लीगल सेल की ओर से। हमारे माननीय गोपाल शर्मा जी जो प्रदेश संयोजक हैं, उनके निर्देश अनुसार जो हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनके नॉमिनेशन पेपर के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, जिसको हमने नोटिस किया और उसका संज्ञान हमने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसके अंदर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं और एक फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं। जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनके अपने ही एफिडेविट में जो 2004 में और 2019 में 2019 में 4 में मेन है, जिसमें 5 उनकी FIR रजिस्टर्ड हैं, 5 क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें 2 FIR रजिस्टर्ड हैं और बाकी के कुछ केस और उनका उल्लेख किया गया है। और 2024 के एफिडेविट में जो करंट एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया है रिटर्निंग ऑफिसर को नॉमिनेशन फाइल करते समय, उसके अंदर उसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक तो ये बात है। और दूसरी बात, जो फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं उनकी और उनकी स्पाउस की, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो अमाउंट उनका 2019, 20, 21 का है वही अमाउंट उनका 2022, 23 में चल रहा है। तो एक तो वो अमाउंट सेम है और उनकी वाइफ का जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो 2016-17 की मेंशन की गई है। उसके अलावा जो 2017-18, 2018-19, 2019-20 और आगे की जितनी भी रिटर्न्स हैं उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है। वो उनका जो फॉर्म है, जो एफिडेविट उन्होंने सबमिट कराया है नॉमिनेशन करते समय, वो फॉर्म हमारे पास मौजूद है और वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है सबके लिए। इसके अंदर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, जो माननीय उच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी रिट पिटीशन नंबर 536 ऑफ 2011 में। रिट पिटीशन ये कंटेम्प्ट पिटीशन थी, जिसके अंदर इसको एक कंटेम्प्ट माना गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को कंसील किया जाता है और नहीं बताया जाता है वाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन, और ये दायित्व जो है, इसकी जिम्मेवारी जो है, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जिसका कैंडिडेट है और जो कैंडिडेट है, ये दोनों के ऊपर रहती है और दोनों को ही वो इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है नॉमिनेशन फाइल करते समय, एक, और अपनी वेबसाइट के ऊपर 2, और सोशल मीडिया के ऊपर उनको उसको पब्लिसाइज करना पड़ता है कि अगर ये क्रिमिनल केस है तो किस प्रकार का है और उसका स्टेज क्या है और उसके अंदर क्या अगर सज़ा हो चुकी, जो भी उसका एक प्रकरण रहेगा उसका उनको डिटेल देनी अनिवार्य है, दोनों को, पॉलिटिकल पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी। तो इसके चलते हमने जब इसको फॉर्म को मिलाया और नॉमिनेशन पेपर्स कंपेयर किए तो उसके अंदर ये डिस्क्रिपेंसीज, ये अनियमितता थी, तो उसके लिए हमने कंप्लेंट किया और हमारे कंप्लेनेंट राजमहक जी हैं, इसमें जिला संयोजक हैं विधि प्रकोष्ठ के, ये हमारे अम्बाला से। मैं राजमहक जी, आप कोई प्रश्न हो आपका राजमहक जी से तो राजमहक जी से कर सकती हैं जी। कौन से साल की इनकम छिपाई गई? ये जो उन्होंने इस बार एफिडेविट दिया है, उन्होंने जो अपनी इनकम दिखाई है ये 2023-24 और 2023 की 11/72 दोनों सेम है इनकी। और जो उनकी स्पाउस की हैं, उन्होंने बताया है कि जो लास्ट उनकी इनकम टैक्स रिटर्न गई है वो 16-17 की गई है, उसके बाद नहीं है। क्या सेम एक जैसे नहीं हो सकते सर? हो सकती हैं, लेकिन हमें इसमें कुछ ये त्रुटियां मिली हैं
जिसको लेके हमने इलेक्शन कमीशन आरओ साहब को संज्ञान में दिया है, वो इस बार इसकी जांच करें। कौन से कोर्ट में चल रहे हैं सर ये मामले, और कौन जज साहब हैं जो जिसके पास अभी मामले चल रहे हैं, क्या करंट में ये मामले हैं? अभी जो ये मामले हैं इसका जिक्र जयप्रकाश जी ने अपने 2004 के नॉमिनेशन में खुद किया हुआ है, और उन्होंने इसमें बताया है कि उस समय उनके पास उनके ऊपर ये 5 मुकदमे हैं कुल, जो कि बड़े गंभीर हैं। एक तो एफआईआर है 265 बरवाला की है, एक एफआईआर नंबर है 267 जो पुंडरी की है, और एक है एफआईआर नंबर 73 जो कि कलायत की है, और 2 कंप्लेंट केस हैं। इनमें जो सेक्शंस हैं, जो 265 एफआईआर थी उसमें है 148, 149, 427, 448, 397, 397, 506, 452, और जो एफआईआर नंबर है 267 उसमें 420, 465, 468, 471, 120B, 395, 397, 201, और जो एफआईआर नंबर 70 है कलायत की उसमें भी 420, 467, 468, 471, 218, 120B, और एक कंप्लेंट थी वो 506 की थी, और एक कंप्लेंट 420, 120B, 109 और 34 की। सर इसमें तो ये होगा कि केस पेंडिंग में चल रहा है। वो कोई भी अभी स्टेटस हो सकता है। स्टेटस उनका कुछ भी हो सकता है। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, आपकी जो कंप्लेंट है वो किसके बेस पे, इनके ही शपथ पत्र के बेस पे है जी। या एफआईआर? इन्हीं के शपथ पत्र के बेस पे हो है। सकता है वो केस इनमें अब खारिज हो conviction- गए। इनमें कन्विक्शन हुई है या फिर ये बरी हुए हैं? नहीं, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ही तफ्तीश आप करेगा। लोगों ने नहीं किया इसको? नहीं, बिकॉज नहीं। ये डिफरेंट एरियाज मतलब के। उन्हीं के शपथ पत्र पर आपकी शिकायत हुई? बिल्कुल। जी कोई अलग से आप लोगों ने बिल्कुल कोई नहीं। प्रूफ नहीं किया? नहीं, तो सर क्या इलेक्शन कमीशन अभी तक रेक्टिफाई नहीं कर पाया ये? नहीं, इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं है। इसके अंदर जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा, जो रेक्टिफिकेशन का टाइम निकल चुका है। सर क्या आपको नहीं लगता कि पहले ये चेक करने चाहिए थे कि क्या ये केस वो चल रहे हैं, कैंडिडेट को चल रहे हैं, देखना उसके चाहिए बाद था। ही ऐसा कैंडिडेट कुछ वो तो कैंडिडेट को देखना चाहिए, वो तो उन्हीं का काम है। आदमपुर में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी जयप्रकाश जेपी ही कैंडिडेट थे। उनका जो एफिडेविट था उस समय का और आज का जो एफिडेविट उसमें कितनी भिन्नता आप मानते हैं, क्या तथ्य छुपाए गए? नहीं, वो वाला हमारे पास नहीं है। उस समय इनमें भी- बड़ी- ये 2004 वाला, क्या उसकी 2004 information देनी भी जरूरी है? देनी जरूरी हाँ है। जी। पास्ट में आप पे क्या क्या मुकदमे चले, आपको कन्विक्शन हुई, आप बरी हुए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। सर ये जो सूचना स्पाउस की दी ही नहीं इनकम आप गई है। बता रहे हैं, ये सूचना 2024 के एफिडेविट में नहीं दी गई। सर जो स्पाउस की इनकम है 16-17 की, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो लास्ट 5 साल की ही इनकम शो करने के लिए कह रहा नहीं, उसमें एक कॉलम होता है कि आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर कब इनकम टैक्स रिटर्न भरी, और फिर होता है कि आपकी लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट जो उन्होंने इनकम दिखाई है वो 16-17 है, और जो लास्ट 5 ईयर है वो नील है। कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि सर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, आप जांच करवा रहे हो, ये किसके इशारे के ऊपर हो रहा है? नहीं, कोई इशारा नहीं है। इशारा किसी का नहीं है। ये जागरूक ये जागरूक नागरिक का काम है, वही किया है। इसमें पार्टी का कोई खास काम नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको बिल्कुल डेप्थ में जाकर के देखें तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट है। उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट 2004 का है, और उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट अब 2024 का। हमने अपनी तरफ से कोई कागज नहीं लगाया। सवाल कैप्टन जी से है सर। कांग्रेस से भी मेरी बातचीत हुई है 1-2 व्यक्तियों से कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर ये हो रहा है तो ये भाजपा के करने के ऊपर हो रहा है, और कहीं ना कहीं पे रणजीत जी पीछे रह गए हैं, जयप्रकाश जी आगे रह गए, इस वजह से ये अपना दाव पेच जो है वो लड़ा रहे हैं। क्या कहोगे इसको लेकर? देखो ये तो एक पॉलिटिकल बात कर रहे हो आप, हम तो यहाँ तथ्यों के आधार पे बातचीत कर रहे हैं। कानून ये कहता है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन कहती है कि आपने ये काम करने चाहिए। हमारी कंप्लेंट सिर्फ ये है कि भाई इन्होंने ये नहीं किए, इनको कृपया इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जो भी इस पे लीगल कार्रवाई हो वो उचित कार्रवाई की। सर निर्वाचन अधिकारी ने आप लोगों से क्या उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई कोई करें। टाइम बाउंड किसी प्रकार का या- टाइम बाउंड ऐसा नहीं। मतदान की तिथि नजदीक है, डिक्लेयर हो गया, अच्छा 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद तो फिर कुछ होना नहीं होता, कोर्ट चला जाएगा। देखिए, हाँ, कोर्ट चला जाएगा मैटर। देखिए, हमारा जो काम था वो हमने किया है। बाकी अब निर्वाचन आयोग के ऊपर है, वो कहाँ तक इसको लेके जाना चाहेंगे, किस तरह से लीगल प्रोसेस को कितनी जल्दी फॉलो कर सकते हैं वो, क्योंकि